प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम समास के बारे में अध्ययन कर रहे थे, हमने अव्ययी भाव समास के बहुत सारे उपसर्ग और अव्यय पढ़ लिए थे। अब उनका एक बार दोहरान करने के बाद आगे हम पढ़ेंगे और आज अव्ययी भाव समास को कंप्लीट करने के बाद उससे अगला समास तत्पुरुष समास का भी अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है तथा उत्तर पद संज्ञा पद होता है और अव्ययी भाव समास का पूर्व पद ही प्रधान होता है। कुछ बातें बताई। अव्ययी भाव समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। देखो, यदि समस्त पद में अधि उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? अधि। अधि के बारे में समझें। यदि समस्त पद में अधि उपसर्ग है तो समास विग्रह कैसे करेंगे? संज्ञा पद में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा करके अंत में अधि के स्थान पर इति लिख देते हैं। ये हमने लिखा था। इसके बाद उप, यदि समस्त पद में उप उपसर्ग है तो समास विग्रह कैसे करेंगे? समास विग्रह करने पर संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर अंत में उप के स्थान पर समीपम लिख देते हैं। अनु, ये भी पढ़ लिया था। यदि समस्त पद में अनु उपसर्ग है तो समास विग्रह करने पर संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके अनु के स्थान पर पश्चात या योग्यम अर्थ लिख देते हैं। योग्यम दो अर्थों में होता है ये, पश्चात या योग्यता अर्थ में। तो अनु जैसे ही उपसर्ग आए समस्त पद में तो समास विग्रह करने पर संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगाओगे, अंत में अनु के स्थान पर या तो पश्चात या योग्यम लिख देते हैं। योग्यम कब लगाना है? जब योग्यता अर्थ को प्रदर्शित करे। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा निर। यदि समस्त पद में निर उपसर्ग है तो समास विग्रह करने पर संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके अंत में निर के स्थान पर अभावे लिख देते हैं। ये भी अध्ययन कर लिया था। उसके बाद अध्ययन कर लिया था हमने यथा। यदि समस्त पद में यथा अव्यय है तो समास विग्रह करने पर संज्ञा पद में, ध्यान दें, संज्ञा पद में द्वितीया विभक्ति एक वचन लगा करके अंत में यथा के स्थान पर अंति क्रम में लिख देते हैं। अब आती है प्रति। प्रति अव्यय है। यदि समस्त पद में प्रति अव्यय आता है तो समास विग्रह करने पर संज्ञा पद को दो बार लिखकर, कितनी बार लिखकर? दो बार लिखकर अंत में प्रति के स्थान पर प्रति लिख देते हैं। सु का पहले पढ़ेंगे। सु समृद्धि अर्थ में होता है। यदि समस्त पद में सु उपसर्ग है तो समास विग्रह करने पर संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके अंत में सु के स्थान पर समृद्धि लिख देते हैं। स, ध्यान दें, से दो अर्थों में होता है। एक तो सहितम अर्थ में और एक सादृश्यम अर्थ में। सहितम अर्थ में हो तो क्या करना है? जब समस्त पद में से उपसर्ग हो तो संज्ञा पद में तृतीया विभक्ति लगा करके अंत में से के स्थान पर सहितम लिख देते हैं। और सादृश्यम अर्थ में कैसे करोगे? यदि सादृश्यम अर्थ में से उपसर्ग आ रहा है तो संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके से के स्थान पर अंत में सादृश्यम लिख देते हैं। दुर और दुष दोनों एक ही हैं। ये दुर्गति अर्थ में या वीरिद्धि अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ये दुर्गति या वीरिद्धि। यदि दुर या दुष समस्त पद में हैं, उपसर्ग हैं, ये भी दुर या दुष, समस्त पद में दुर या दुष उपसर्ग हैं तो समास विग्रह करने पर संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और अंत में दुर या दुष के स्थान पर विरिद्धि लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? विरिद्धि। ठीक है। ये अति का अर्थ बताया था मैंने। किस अर्थ में? अत्य अर्थ में। अत्य का अर्थ होता है नष्ट होना, यानी समाप्ति अर्थ में।
नष्ट होने का मतलब क्या है, समाप्ति अर्थ में क्या लिखना है। और अति जो होता है यही अनुचित अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो दोनों का हम यहाँ से समझेंगे। अति का तो मैंने समझा दिया था, अति का। नष्ट होने के अर्थ में क्या करना है आपको, यदि समस्त पद में अति उपसर्ग है तो समास विग्रह करने पर संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके अंत में अति के स्थान पर अत्य लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, अत्य लिख देते हैं। और यदि अनुचित अर्थ में अति आता है, जैसे अति निद्रम, जैसे यहाँ समझ लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अति निद्रम, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ अति हिमम, अति हिमम। अति हिमम तो है समाप्ति अर्थ में। किस अर्थ में, समाप्ति अर्थ में, जो मैंने बताया था अत्य अर्थ में। तो हिम शब्द में षष्ठी लगा दो, हिमस्य, अति के स्थान पर अत्य लिख दे, तो अत्य लिख देते हैं, हिमस्य अत्य। इसका समास विग्रह हो जाएगा हिमस्य अत्य। और अति निद्रम अनुचित अर्थ में, निद्रा, निद्रा उचित है कि अनुचित है, अनुचित है। नींद अनुचित होती है, अत्यधिक निद्रा, अत्यधिक निद्रा जो होती है वो उचित होती है या अनुचित, अनुचित। तो ये अनुचित अर्थ में है अति। तो इसका समास विग्रह करेंगे अति निद्रम का, तो शब्द क्या है, निद्रा। और लिख देते हैं संप्रति न युज्यते, संप्रति न युज्यते, संप्रति न युज्यते, इस तरह से, ठीक है। और इसका होगा हिमस्य अत्य, हिमस्य अत्य। ये अति हिमम तो है समाप्ति अर्थ में, यानी अत्य अर्थ में। अत्य का अर्थ बताया था नष्ट होना, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति लगा करके संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति लगाई और अति के स्थान पर क्या कर दिया, अत्य। और ये अति निद्रम जो ये समस्त पद हैं इधर जो लिख रहे हैं, अति निद्रम, ये अनुचित अर्थ में है। अत्यधिक निद्रा उचित होती है या अनुचित, अनुचित। तो ये अनुचित अर्थ में, इसलिए संज्ञा पद जो होता है, निद्र कोई संज्ञा पद नहीं है, निद्रा है। संज्ञा पद जो होता है उसको ज्यों का त्यों लिख करके संज्ञा पद निद्रा है, और अति के स्थान पर संप्रति न युज्यते लिख देते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको, कॉपी में नोट करना है। जो मैं आपको उदाहरण लिखा रहा हूँ ये कॉपी में नोट करना है, ठीक है। ये दोनों उदाहरण जैसे ही आपको समझ में आए, उसके बाद हम बात करें इति की। इति का भी हमने आपको वीडियो में नहीं समझाया था, ध्यान दें, इति का भी समझाते हैं। इति यदि समस्त पद में है, ध्यान दें, इति, ये जो इति होता है ये शब्दस्य प्रादुर्भाव अर्थ में प्रयुक्त होता है। शब्दस्य प्रादुर्भाव, जैसे मानिए आपको इति हरि आ गया, इति हरि, ये समस्त पद है। समस्त पद का समास विग्रह करोगे जब इति आवे, ध्यान दें, इति समस्त पद में है प्रारंभ में ही, तो आप उसका समास विग्रह कैसे करोगे। संज्ञा पद को ज्यों का त्यों लिख लो। संज्ञा पद हमने लिख लिया क्या, हरि। अब इसमें शब्दस्य लिखेंगे, शब्दस्य लिख लो, ये शब्दस्य हो गया। शब्दस्य इति के स्थान पर प्रकाश है लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रकाश है। लीजिए भाई, यदि इति विष्णु आ जाए, इति विष्णु, तो विष्णु शब्दस्य प्रकाश है। इति जो होता है वह शब्दस्य प्रादुर्भाव अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस उदाहरण को भी नोट कर लीजिए। माना कि इति हरि आ गया, तो जो संज्ञा पद होता है उसको ज्यों का त्यों लिख लीजिए और उसमें इति के स्थान पर शब्दस्य प्रकाश है लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, शब्दस्य प्रकाश है। ये शब्दस्य षष्ठी विभक्ति है, ध्यान रखें। हरि ज्यों का त्यों लिख दिया, फिर शब्दस्य लिख दिया और इति के स्थान पर क्या लिख दिया, प्रकाश है। मैंने आपसे कहा था इति शब्दस्य प्रादुर्भाव अर्थ में प्रयुक्त होता है। शब्दस्य प्रादुर्भाव, तो शब्दस्य लिख रहा है, शब्दस्य लिख दिया हमने। प्रादुर्भाव का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। जैसे इति हरि आ गया तो हरि, इसका समास विग्रह होगा हरि शब्दस्य प्रकाश है। इसको भी नोट कर लीजिए। आगे हम बात करें अव्ययी भाव समास का, लास्ट टॉपिक है ये जो मैं समझाने वाला हूँ। एक सूत्र आता है अव्ययी भाव समास में, नदिबिश्च। कौन सा सूत्र है? आज अव्ययी भाव समास का लास्ट पार्ट है ये, पार्ट नंबर 9,
तो हम बात करें एक सूत्र आता है अव्ययी भाव समास में नदीविश्च, और ये नदीविश्च सूत्र क्या कहता है? नदी या नदीवाचक शब्दों के साथ संख्यावाची शब्द हों तो समास अव्ययी भाव समास होता है, लेकिन समास विग्रह द्विगु समास के समान होता है। दोनों बातें कंसल्ट कर लो आप कि यदि आपके समस्त पद में नदी शब्द भी है और नदी शब्द के साथ नदी का कोई नाम भी है, नदीवाचक शब्द क्या होगा? नदी का नाम। यदि कोई समस्त पद में नदी है या नदी का कोई नाम है और उसके साथ साथ कोई संख्यावाची पद आ रहा है, कैसा पद? संख्यावाची पद है, तो आपका समास विग्रह द्विगु समास की तरह होगा, और उसमें द्विगु समास न होकर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। समास का नाम यदि पूछे तो अव्ययी भाव समास होगा ऐसे उदाहरण में, और समास विग्रह आपको द्विगु समास की तरह करना है। द्विगु समास की परिभाषा क्या बताई थी कि पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची होता है। वहाँ पे लगेगा तो ऐसे कि जैसे द्विगु समास है, लेकिन वहाँ द्विगु समास नहीं होकर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। बल्कि समास विग्रह तो द्विगु समास की तरह होगा, लेकिन वहाँ द्विगु समास का नाम नहीं होगा, वहाँ अव्ययी भाव समास का नाम होगा। देखो, नदीविश्च सूत्र कहता है नदी या नदीवाचक शब्दों के साथ संख्यावाची शब्द हों तो अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। यानी समास का नाम कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। लेकिन समास विग्रह द्विगु समास के समान होता है। देखो, यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। नदीविश्च सूत्र कहता है नदी या नदीवाचक शब्दों के साथ, ध्यान दें, नदी या नदीवाचक शब्दों के साथ संख्यावाची शब्द हों तो समास अव्ययी भाव समास होता है, लेकिन समास विग्रह द्विगु समास के समान होता है। द्विगु समास का कैसे करते हो? देखो, समास विग्रह मैं बता देता हूँ। अभी तक आपने द्विगु समास नहीं पढ़ा। द्विगु समास का समास विग्रह होता है कि संख्यावाची पद में और संज्ञावाची पद में दोनों में षष्ठी विभक्ति लगा करके, दोनों में कौन सी विभक्ति लगा करके? षष्ठी विभक्ति लगा करके अंत में समाहारय लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? समाहारय लिख देते हैं। जैसे आपको आ जाता है यहाँ पे उदाहरण, जैसे मैंने दे रखा है पंच नदी। क्या दे रखा है? पंच नदी। प्रथम पद संख्यावाची है और दूसरा पद संज्ञावाची है। ये नदी छोटी की मात्रा इसलिए लगाई मैंने क्योंकि अव्ययी भाव समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। ठीक है। अब बड़ी इकारांत है नदी में, तो इसको छोटा इकारांत बना देंगे। ठीक है। जैसे पंच में षष्ठी विभक्ति लगाओ पंचाणाम, नदी में षष्ठी विभक्ति लगाओ नदीनाम, और अंत में लिख देंगे समाहार है। ये समास विग्रह हो गया, और समास का नाम हमने लिख दिया यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। यही समझाने वाला था मैं आपको। पंच नदी में समास का नाम पूछे तो अव्ययी भाव समास, और समास विग्रह करवाए तो पंचाणाम नदीनाम समाहार है। ठीक है। पंचाणाम नदीनाम समाहार, इस तरह से करना है। ऐसे देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या लिखाया? नदी या नदीवाचक शब्दों के साथ संख्यावाची शब्द हो। नदी या नदी, देखो ये नदी है, इसके बाद इसके साथ संख्यावाची शब्द है। यमुना, यमुना नदी का नाम है, इसके बाद इसके साथ संख्यावाची शब्द है द्वि, द्वि यानी दो। गंग, गंग नहीं है, ये गंगा है, ये भी गंगा नदी का नाम है, और इसके साथ भी संख्यावाची शब्द है। इस तरह से आपको मिले नदी या नदी के नाम नदीवाचक शब्दों के साथ यदि संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हो, तो ऐसे आपको यदि समस्त पद में हो तो अब समास का नाम होगा अव्ययी भाव समास, लेकिन समास विग्रह द्विगु समास के समान होगा। कैसे करोगे कि संख्यावाची शब्द में षष्ठी लगाओगे और संज्ञा पद में भी षष्ठी लगाओगे,
और अंत में समाहारय लिख देते हैं, ये समास विग्रह होता है। जैसे पंच नदी का पंचानाम नदीनाम समाहारय, और द्वियमनम द्वियमुना शब्द है। अब यमुना को नपुंसकलिंग में बदला तो आ की मात्रा हटा दी, मैं हलंत लगा दिया, यमुनम हो गया। अब षष्ठी विभक्ति लगाओ द्वि में, द्यो द्यो यमुन्यो द्यो यमुन्यो समाहारय, द्यो यमुन्यो समाहारय। समास का नाम क्या होगा? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास है। ऐसे ही पंचगंगम का करिए, पंच में षष्ठी लगाओ, पंचानाम गंगानाम समाहारय, पंचानाम गंगानाम समाहारय। समास का नाम क्या होगा? अव्ययी भाव समास। यदि यहाँ पे एक उदाहरण मैं बोलूँ पंचवटी, तो क्या है पंचवटी, तो अव्ययी भाव समास नहीं होगा। वहाँ पे समास कौन सा होगा? द्विगु समास, क्योंकि उसका समास विग्रह क्या होगा? पंचानाम वटानाम समाहारय। हालांकि समास विग्रह तो द्विगु समास की तरह हो रहा है। अब यहाँ पे द्विगु समास की तरह समास विग्रह तो हो रहा है, लेकिन समास का नाम द्विगु नहीं है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। ये सभी बच्चों को समझना है। तो ये अव्ययी भाव समास का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम 3 नंबर पे पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। आपको लिखाया था प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष समास है। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष समास है, यानी तत्पुरुष समास का उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है। उत्तर पद का अर्थ क्या होता है? प्रधान। तत्पुरुष समास की परिभाषा समझ लीजिए। जिस समास का पूर्व पद संज्ञा पद हो, जिस समास का पूर्व पद संज्ञा पद हो तथा उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद क्या हो? प्रधान। प्रधान जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है वो? तत्पुरुष समास। जिस समास का पूर्व पद संज्ञा पद हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास, यहाँ ध्यान दीजिए, यह समास 2 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो विअधिकरण तत्पुरुष समास और एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास। विअधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और समानाधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग हो, जिस समास में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग हो ना, वो तो तत्पुरुष समास होता, विअधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और जिस समास में समान विभक्तियों का प्रयोग हो, वो समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। दोनों समासों को समझ लीजिए। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का उत्तर पद संज्ञा पद हो तथा पूर्व पद संज्ञा पद हो। ये गलत बोल दिया। जिस समास का पूर्व पद संज्ञा पद हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, वह कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो विअधिकरण तत्पुरुष समास और एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास। विअधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसमें अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग हो, वो विअधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और जिस समास में समान विभक्तियों का प्रयोग हो, वो समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अब इन दोनों को ध्यान दें। अब ये समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास है, आपको मैंने लिखाया था तत्पुरुष समास का एक भेद तत्पुरुष समास से निकला है, अधिकरण तत्पुरुष समास। वही है ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास जो है, वह वही समास है जिसे हम कहते हैं अधिकरण समास। तत्पुरुष समास में से ही एक समास निकला होता है, वो कौन सा है? अधिकरण समास, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। जिसके परिभाषा हमने बताई कि अधिकरण समास का पूर्व पद विशेष और उत्तर पद विशेषण, ये भी हो सकता है। उत्तर पद पूर्व पद विशेष और उत्तर पद
विशेषण भी हो सकता है और पूर्व पद विशेषण भी हो सकता है और उत्तर पद विशेष भी होता है। तो मैंने परिभाषा में आपको लिखाया, जिस समास का पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद क्या, विशेषण, और उत्तर पद विशेष्य होता है, वही होता है अधिकरण समास। अब ये समानाधिकरण कह दीजिए या अधिकरण कह दीजिए, वही नाम है ये, जब पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। और ये व्यधिकरण जो तत्पुरुष समास है, ये द्वितीया विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक इसके 6 भेद हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं द्वितीया विभक्ति से, यानी द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। इसको हम इस नाम से भी जान सकते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष के नाम से भी जान सकते हैं। बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, बाय।